नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और फिर आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने जोश के साथ लेसन 5 क्लास 7 का आवर एनवायरनमेंट को लेके। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सावन का महीना वैसे भी बहुत अच्छा है, हर जगह हरियाली है, ऊपर से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और क्या कहते हैं, बस बारिश का मज़ा लीजिए, गरम गरम चीज़ें खाइए और थोड़ा बहुत जो है पढ़ते रहेंगे हम लोग। रोज़ भी एक वीडियो भी ये देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं बर्डन ना हूँ आप पे, इसीलिए एक वीडियो डालती हूँ ताकि आप उसे अच्छे तरीके से देख सकें। तो आज हम लोग जो है लेसन 5 पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में मुझे लगता है 2-3 दिन में है चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और चैप्टर भी कम है, तो आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग जो है हिस्ट्री शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लेसन 5 है उसका टाइटल जो है वो वाटर है। लेसन 4 हम लोग ने एयर पढ़ा, देन कितने तरीके के लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, वो सारी चीज़ें पढ़ी हम लोग ने। और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो सी टेट एज वेल एज सुपर टेट में भी काम आएंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग ने है लेसन 4 में पढ़ ली। 1, 2, 3 के भी वीडियोस अपलोडेड हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाएं, फ्री में है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। इवन आप बच्चों को और शेयर कर सकते हैं कि और बच्चे भी देखें। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वाटर साइकिल की बात करा यहाँ पे, और बारिश है प्लस सावन है तो और भी आपको चीज़ें मैं जब वाटर ही पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जल के बारे में सोचने पे आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। सच पूछूं तो अगर ये जो क्वेश्चन है कि जल के बारे में सोचने पे आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं, तो मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, तो बारिश होती रहे और मैं एक जगह अपने बेड पे बस बैठी रहूँ और गरम गरम चीज़ें खाने को आती रहे। यही जो चीज़ है जो मेरे मस्तिष्क में आती है। जस्ट किडिंग। देन आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। हाँ, ये भी मैंने भी बचपन में ऐसे किया है। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वो वहाँ जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप। यहाँ से पढ़ते हैं कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस जल को जल चक्र कहते हैं, यानी कि वाटर साइकिल कहते हैं। The process by which water continuously changes its form and circulate between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी थलशाला के सामने है, थलशाला के समान है, जो थल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी उपस्थित है। तो देखिए तलशाला के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है। वह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, यानी कि टेरेरियम का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो ये आर्टिफिशियल एक एनक्लोजर है जहाँ पे हम लोग स्मॉल हाउस प्लांट्स रखते हैं, उसको हम लोग थलशाला कहते हैं। तो ये जो ग्लॉसरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बॉक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग के एक भी मार्क्स कटे नहीं। अगर 60 क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करेंगे एसएसटी में तो वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि हम लोग सारे 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर सकें। तो ये चीज़ है। पेपर तो 150 का होता है लेकिन एसएसटी का जो पोर्शन है वो 60 मार्क्स का आता है, तो उससे हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो कुछ भी वर्ड, ग्लॉसरी हो गया या फिर अगर बात की जाए तो बॉक्सेस में होता है डू यू नो हो गया, देन एल्सवेयर, ये भी हम लोग ने पढ़ा था बॉक्सेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद से देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हम लोग ने वाटर साइकिल पढ़ लिया कि कैसे जो है सबसे पहले जो है कंडेंसेशन, पहले इवापोरेशन होता है, उसके बाद से फॉर्म में जाता है तो बादल, तो कंडेंसेशन के बाद से उसके बाद से पर्सिपिटेशन, फिर और रिपीट, ये साइकिल जो है फिर से रिपीट होने लगती है। तो ये जल चक्र कहलाता है। अब देखिए मैंने एक मैप लिया हुआ है, उसमें जो है दिया हुआ है कि ये विश्व की प्रमुख समुद्र है, झील एवं नदियां हैं। तो आइए कुछ कुछ पढ़ते हैं जो हम लोग को पता नहीं है, सॉरी फॉर दैट। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या दिया हुआ है?
तो साल्ट लेक सिटी है। उसके बाद से देखिए ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लोव झील, ये दोनों किसमें है? उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद से देखिए सुपीरियर झील और हारून झील और विनिपग झील, ये सब किसमें? उत्तर अमेरिका में है। आते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी है। और इसके बाद से देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में सागर पड़ता है। कौन सागर है वो? कैरेबियन सागर है। इट्स नॉट कैस्पियन, ये कैरेबियन सागर है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आते हैं, कैस्पियन सागर इसके बीच में है। यहाँ पे देखिए एशिया हुआ है और ये यूरोप है, उसके बीच में दिया हुआ है। उसके बाद से देखिए ऑस्ट्रेलिया में देखिए डार्लिंग नदी है, मरे एवं डार्लिंग नदी। उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं अफ्रीका में नाइजर नदी है, देन नील नदी है, विक्टोरिया झील भी अफ्रीका में है, कांगो नदी भी अफ्रीका में है, ऑरेंज जो नदी है वो भी कहाँ पे है? अफ्रीका में है। उसके बाद से अब बात करते हैं हम लोग एशिया की। तो एशिया में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी है। उसके बाद से ये तो होंग ही, ये सारी चीज़ें हैं। कैस्पियन सागर है, दनूबी नदी है, काला सागर है, भूमध्य है। तो हम लोग ने सारी चीज़ें जो है वो पढ़ ली हैं। अब देखिए जल का वितरण आइए पढ़ते हैं। टोटल मिला के 100% होता है, तो कहाँ कहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है, 3/4 पार्ट जो है वो भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जब अधिक है तो अनेक देशों में थल की जो सीमा है उस पे जो है सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वाटर है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ज़रूरी नहीं ना कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे है बलिया के साइड में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, हर लोग मिलता है, इवन लोग तो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, बट राजस्थान में यही बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हमें हमेशा जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा कम मिलता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया। नहीं, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, बट पोर्टेबल जो वाटर है वो बहुत कम परसेंटेज में है। यहाँ पे देखिए महासागर में ज़्यादा जो वाटर है वो 97.3 है, लेकिन वो इतना ज़्यादा जो है उसमें लवणता पाई जाती है कि वो पीने योग्य नहीं होता है। बर्फ क्षत्रक 2.0 है, 2.0 है। भूमिगत जल जो है 0.068 है। झीलों का अलवण जल है 0.009 है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, नदियों का देख लीजिए 0.001% है और 100% बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जो है इस तरीके से 100% देख लिया। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो पीने के लिए जो योग्य पानी है वो बहुत कम परसेंटेज में अवेलेबल है। आ जाते हैं यहाँ पे, क्या आप जानते हैं लवणता? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है और महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो ये भी चीज़ है जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए कि किस वाटर को बहुत ज़्यादा सलाइन जो सागर कहेंगे कि किसमें लवणता ज़्यादा पाई जाती है, तो किस बेस पे पाई जाती है? तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम अगर किसी सागर में औसत लवणता है तो वो जो है उसको हम लोग ज़्यादा सलाइन वाटर कहेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं यानी स्विम कर सकते हैं, क्योंकि नमक की जो अधिकता इससे सघन बना देती है यानी मोर डेंस बना देती है। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट्स थे। एक, क्या आप जानते हैं, लवणता वाली बात कर थी कि किस बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि कितना होगा। दूसरी चीज़ इजराइल के जो मृत सागर है, जो डेड सी है, उसमें बोल रहा है कि 1000 लीटर में उसमें जो 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है और इसमें तैराक जो है प्लव कर सकते हैं यानी स्विम कर सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे लिखा हुआ है महासागरीय परिसंचरण। उसके बाद से सबसे पहले यहाँ पे आ जानता है कि क्या आप जानते हैं, लिखा हुआ है कि 22 मार्च के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। उसके महासागरीय परिसंचरण का मतलब क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि समुद्र तट पे नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, पुलीन मतलब बीच होता है,
पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो आगे के क्लिप में हम लोग तरंगे किसे कहते हैं, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, किसे धाराएं कहते हैं, वो सारी चीजें जो है हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम लोग को क्या है कि बर्डन भी नहीं है और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पढ़ते रहना है। तो ओशियन सर्कुलेशंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो वो किस में कितने प्रकार में कैटेगराइज्ड किए गए, इंग्लिश में बताते रही हूँ, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसे हम वेव कहते हैं, यानी कि तरंग किसे कहते हैं, देन ज्वार भाटा। देखिए तरंग लिखा हुआ है, तरंगी लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, क्या आप जानते हैं, लिखा हुआ है कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। यानी कि कब तरंगे उत्पन्न होती है, जब समुद्री सतह पर जो पवन है वो बहती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आँख से आपने देख लिया उस चीज़ को तो आपके दिमाग में वो चित्र छप जाता है। बहुत लोग ने, मुझे लगता है कि मुंबई गए होंगे या फिर बीच देखा होगा, तो ये मैं जो चीज़ बता रही हूँ उन्हें ये एट अ टाइम में एकदम एट अ ग्लांस में वो सारी चीज़ें सामने आ जा रही होंगी। और जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए तो यूट्यूब है, दर्शन करते रहिए, और जब कभी लॉकडाउन मिलेगा, कभी मौका मिलेगा तो फिर कभी बीच घूमिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि समुद्र तट पे गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि जैसे तरंगों के साथ गेंद तट पे वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें हम तरंगे कहते हैं, यानी कि व्हाट आर वेव्स। तो वेव्स की यही डेफिनेशन थी कि जब लगातार जो है लिखा हुआ है कि महासागरीय सतह पे जब जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग वेव्स कहते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। हम लोग आगे के क्लिप में पढ़ेंगे कि कैसे सुनामी जो है एक जो अर्थ पेंडामोनियम लाया और सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। अब देखिए लिखा हुआ है कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। हाँ, क्योंकि लगातार वो उठती और गिरती रहती है जिससे हम तरंगे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि उसके बाद से लिखा है कि इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। तो ये सुनामी कहते हैं, जब वो 15 मीटर ऊपर उठ जाएंगे तो हम उन्हें सुनामी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि सुनामी जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पे पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी जो हार्बर्स होते हैं जहाँ आदमी रहता है वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद से इंग्लिश में भी मैं पढ़ दे रही हूँ कि सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज अ सुनामी। तो ये मतलब हुआ। उसके बाद से अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2000 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार महाद्वीप में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो आइए अब ये जो केस स्टडी दिया हुआ है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो डिटेल है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। कब? 26 दिसंबर 2004 की बात कर रहा है। लिखा हुआ है कि ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र, अगर आप वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, इपीसेंटर की बात कर रहा है, सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। क्योंकि अर्थक्वेक का पूरा दिया होता है कि कैसे अर्थक्वेक जनरेट होता है चैप्टर 3 में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर में पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। अब रिक्टर स्केल का क्या फंक्शन होता है वो भी मैंने डू यू नो में पढ़ाया हुआ है, तो आप वीडियो प्लीज़ जाके देखिए। भारतीय प्लेट
वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय जो तल है लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे जल जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा और इसका जो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है, जिसकी तुलना व्यावसायिक पैमानों से की जाती है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जब सुमात्रा में भूकंप के अधिक केंद्र से जो तरंगे हैं वो सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की जो लंबाई है वो कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से लेके 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद से लिखा होगा यद्यपि पहले से भूकंप का जो अनुमान लगाना जो संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत जो है वो 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। कैसे? लिखा हुआ है कि प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय जो क्रिया है बहुत कम होती है। लेकिन वही कहते हैं कि कभी कभी जो चीज़ बहुत शांत होती है वो बहुत जो है विस्फोटक हो सकती है। तो प्रशांत महासागर में ऐसे कोई इक्विपमेंट्स हैं जिनसे पता चल जाता है 3 घंटे पहले की थ्रू की कैसे आने वाला है, बट लिखा हुआ कि हिंद महासागर में बहुत कम होती है तो उससे पता नहीं चल पाया और इतना बड़ा जो है डिस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद से लिखा हुआ कि दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी जो तरंगे हैं वो उठने लगती हैं। जब तट पे ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पे ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पे एकत्र होने लगे। देखिए कितना मतलब ये कहाँ का ये मतलब समझदारी है कि लोग ने ऐसा किया, बट ऐसा हुआ, एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। और इस पे ना सुनामी पे बहुत सारी मूवीज बनी है, इवन बहुत सारी जो है चाइनीज मूवी बनी है, आप देख सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी देखी है, तो उसमें लगेगा कि कितना बड़ा कैसे डिस्ट्रक्शन है। छोटे छोटे वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी, वो भी आप देखेंगे तो लगेगा कि कितना ये भयानक होता है और कैसे इसने 2004 26 दिसंबर को जो है कितना बड़ा जो है विनाश ये किया है। तो आप देख सकते हैं, वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग ने वेव्स पढ़ लिया, अब टाइड्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग ओशन करंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ने ओशन सर्कुलेशन जो है उसको कैटेगराइज 3 पार्ट्स में किया, तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। ज्वार भाटा का मतलब क्या लिखा हुआ है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। तो ये दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। देखिए ज्वार और भाटा 2 शब्द है, लेकिन ज्वार की डेफिनेशन कुछ और है और भाटा की डेफिनेशन कुछ और है। लिखा हुआ है कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो ये था ज्वार भाटा। तो इसकी डेफिनेशन जो थी वो बहुत ही अच्छी है। दोनों की डेफिनेशन आप लोग को जो है याद हो गई होगी कि किसे ज्वार कहते हैं और किसे हम लोग भाटा कहते हैं। आते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द रिदमिक राइज एंड द फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड।
It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide, यानी low tide किसे कहते हैं? When water falls to its lower level and recedes from the shore. तो इस तरीके से भाटा हमने पढ़ लिया और ज्वार पढ़ लिया। इंग्लिश में तो ट्वाइड ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ज्वार भाटा है तो ज्वार की डेफिनेशन अलग दे दी गई है, भाटा की अलग। और इंग्लिश में क्या हुआ है, टाइड से तो उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया, हाई टाइड और लो टाइड। तो हाई टाइड का मतलब होता है ज्वार और लो टाइड का मतलब भाटा होता है। आते हैं आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पे ज्वार भाटा आते हैं। जब ये क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने अलग अलग का जो है उससे अंडरलाइन किया था कि आपको समझ में आए। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिस कारण उच्च ज्वार आते हैं। ओके, हाई टाइड्स आते हैं। पूर्णिमा में अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने पढ़ लिया कि एक बृहद ज्वार भाटा क्या होता है और एक लघु ज्वार भाटा क्या होता है। तो देखिए, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स की बात कर रहा है। तो आइए मैं इसे इंग्लिश में पढ़ती हूँ। लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. तो जब सन, मून और अर्थ जो होता है सबसे ज़्यादा एक लाइन में होंगे तो टाइड्स जो होती हैं वो हाईएस्ट होती हैं। अब देखिए, लिखा हुआ है कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, यानी कि हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। कैसे? ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जो मछुआरे होते हैं बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब पूछा जाएगा कि हाई टाइड और लो टाइड में किसका एडवांटेज ज़्यादा होता है, तो हाई टाइड का होता है, क्योंकि वो नेविगेशन के लिए भी अच्छा होता है। अब इसे इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। लिखा हुआ है कि हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर. This helps the ship to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. कब होता है? उच्च ज्वार के टाइम में होता है। मछलियाँ जो होती हैं वो एकदम पास आ जाती हैं। उसके बाद से है, This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and the fall of water due to tides has been used to generate electricity in some places. तो कुछ जगहों पे क्या होता है, उतार चढ़ाव का प्रयोग जो होता है जल का, उसका उपयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग करते हैं। कुछ जगहों पे किया जाता है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो जो हाई टाइड्स होते हैं वो ज़्यादा उनका एडवांटेज होता है कंपेयर टू लो टाइड्स। अब देखिए, हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि लघु ज्वार भाटा किसे कहते थे और बृहद ज्वार भाटा किसे कहते थे। तो अब इसे मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद से हमें समझ में आएगा कि स्प्रिंग टाइड्स किसे कहते हैं और स्प्रिंग टाइड का मतलब होता है बृहद ज्वार भाटा। तो स्प्रिंग टाइड कब आता है? लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द फुल मून के टाइम में, during the full moon and the new moon days, the sun, moon and the earth are in the same line and the tides are highest. ये देखिए, जो सन है, अर्थ है और मून है वो एक लाइन में है, तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा जो होता है टाइड्स जो थी वो हाईएस्ट होती है। तो these tides are called spring tides. But when the moon is in first and the last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and the moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. नीप टाइड आप देख सकते हैं, क्योंकि सन, मून और अर्थ जो है वो एक लाइन में नहीं है, तो हमें नीप टाइड या फिर लघु ज्वार भाटा उसे कहते हैं। अब देखिए, अब इसी में जो है सोलर इक्लिप्स और क्या कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स ऑकर करता है। तो कब करता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
जब ज्योग्राफी क्लास 6 का मैं पढ़ा रही थी, वीडियो डाली हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लूनर इक्लिप्स में क्या कंडीशन होती है और सोलर इक्लिप्स में क्या कंडीशन होती है। अब जो थर्ड कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी ओशन सर्कुलेशन में, उसमें महासागरीय धाराएं आई थी, यानी कि ओशन करंट्स आए थे। तो आइए पढ़ते हैं इन्हें क्या क्या है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, ये बहुत सोचने वाली बात नहीं है कि क्यों जो है वो भूमध्य रेखा के निकट ही, जो इक्वेटर के, जनरली द वार्म करंट ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों इक्वेटर के पास, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट ही क्यों जो महासागरीय धाराएं वो गर्म होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है, यानी कि जनरली the cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador Ocean current is a cold current, while the Gulf Stream is a warm current. अब देखिए, ये आपको एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं वो शीत जल धाराएं हैं, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है जल धाराएं हैं वो जो है वो गर्म जल धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है, जी से वो गर्म है, और नहीं, और जो लेब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं वो शीत जल धाराएं हैं। उसके बाद से किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको याद रखना होगा कि जो लेब्राडोर ओशन करंट्स था वो कोल्ड करंट्स था, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है, जी से गर्म है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है, यानी कि गर्म जलधाराएं है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि The area where a warm and cold current meets also experience foggy weather, making it difficult for navigation. यानी कि वहाँ पे जो नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो कंडीशन होता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि ये हम लोग ओशन करंट्स देख लेते हैं। डेफिनेशन इसमें मैप के थ्रू कोल्ड करंट्स में दिया हुआ है और वार्म करंट्स भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग उत्तरी विश्व धाराएं जो हैं। उसके बाद से ये आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे चीज़ें दी हुई हैं कि कौन कोल्ड करंट्स है, कौन वार्म करंट्स है। वार्म करंट जो है वो रेड वाले एरो से शो कर रहा है और कोल्ड करंट्स जो है वो ब्लू वाले से शो कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे देखिए प्रशांत अटलांटिक महासागर, यहाँ पे मोस्टली जो है वो वार्म करंट्स ही बह रही हैं क्योंकि रेड से वार्म करंट शो कर रहा है, गल्फ स्ट्रीम हो गया। उसके बाद से कोल्ड करंट्स पे यहाँ पे देखिए पश्चिमी वायु, अपवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें। अब जो नेक्स्ट चीज़ है और जो लास्ट चीज़ है वो आते हैं हम लोग कि मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग कैसे किया गया है, बहुत अच्छा है। इसके बाद से टिक द करेक्ट आंसर, और उसके बाद से चैप्टर खत्म। यानी कि आज हम लोग ने फिर से एक नया चैप्टर 5 पढ़ लिया। आई होप ये मेरी छोटी छोटी कोशिश है। अभी तो एग्ज़ाम नहीं है और ना अभी इधर चांसेस हैं कि कोई ज़्यादा होगा, तो कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग जो है एक एक वीडियो एक देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है समझ में भी आएंगे। अब देखिए कैस्पियन सागर तो वो विशालतम झील है। ज्वार भाटा क्या है, तो जल में अवाविधिक उतार चढ़ाव होता रहता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। सुनामी लिखा कि तीव्र भूकंपी तरंगें होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या है, तो निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं को ही हम लोग महासागरीय धाराएं कहते हैं। अब देखिए इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछा हुआ था। तो कैस्पियन जो सी है उसका हम लोग किससे लिखे हैं, यानी लार्जेस्ट लेक है। टाइड का क्या है, तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी क्या है, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स होती हैं। ओशन करंट्स क्या होता है, तो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनिट पार्ट, जिसे हम एक महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मैच द फॉलोइंग कर लिया। और ये सारी चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें ये लगे कि हाँ चैप्टर समझ में आ गया। मैं करवा देती हूँ कि हो सकता है जिन बच्चों को बहुत नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट ये भी देख के है, तो अगर इसमें से भी कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो इसीलिए हम लोग ये सबको करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि सारी चीज़ें जो है हम लोग को समझ में आएंगी। अब लास्ट हम लोग कर रहे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। वह प्रक्रम जिसमें से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्र लगाता है,
चक्र लगाता रहता है वो क्या कहलाता है। तो जिन बच्चों ने भी इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखा है वो इसका आंसर दे देंगे। इसका आंसर क्या होगा? जल चक्र होगा। उसके बाद से दूसरा है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं कहाँ पे? तो कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट। और जो भी ठंडी महासागरीय धाराएं यानी कि कोल्ड करंट जो है वो ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती हैं। उसके बाद से दिन में 2 बार नियम में जो है जो महासागरीय है जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार और भाटा कहलाता है। अब देखिए हम लोगों ने ये भी जान लिया कि ज्वार किसे कहते हैं और भाटा किसे कहते हैं, और कौन सा टाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हाई टाइड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाई टाइड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? आइए एक बार समरी जान जाते हैं पूरा कि क्यों। क्योंकि हाई टाइड्स में नेविगेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। दूसरी चीज़ है कि एकदम सी के पास जो है वो मछलियाँ जाती हैं, तो मछुआरों को मछलियाँ पकड़ने में बहुत अच्छा होता है। उसके बाद से नेविगेशन, क्योंकि हार्बर के पास इजीली जो है वो धाराएं बहुत उठी होती हैं तो आराम से उन्हें पहुंचा देती हैं। तो इस तरीके से जो है हाई टाइड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मदद भी करती हैं। सो बस यही था इसमें चैप्टर में। हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या फॉर्म्स होते हैं ओशन सर्कुलेशन के। तो टाइड्स होती हैं, वेव्स होती हैं, ओशन करंट्स होते हैं। करंट्स में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है? तो वो है कोल्ड करंट, गर्म है, और लेब्राडोर जो है ठंडा है। उसके बाद से सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जो है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे देख सकें। सुपर टेट वाले भी बच्चों को ये वीडियो देखने चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, पूछता भी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बस यही है, अपने 6th चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, उसमें भी सारी चीज़ें हैं जो अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है 30 मिनट्स का हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें जो है पूरे कंटेंट को समझना है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं वीडियो को बस 5 मिनट में आपको बता दूं कि ये था, नहीं, ताकि सारी चीज़ें हैं जो हम लोग समझ सकें, सबको पढ़ सकें, सब चीज़ समझ में आए।